Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. देखो फाइनली तुमने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं आ गई हूँ लेके एसएसटी के ऊपर वीडियो, क्योंकि भाई मैंने सोचा चलो यार बता देते अपने प्यारे प्यारे जूनियर्स को कि कैसे मैंने 97 स्कोर किया था एसएसटी में। देखो सो मैंने स्कोर किया था टोटल 97 इन एसएसटी एंड वो मैंने कैसे किया, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो आई हैड एन अमेजिंग टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग माई रिविजन वाला पीरियड, जो 15-20 दिन जब एग्जाम में बाकी था सोशल साइंस के, तो मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर रही थी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ये स्ट्रांग है। एंड दिस इज अ वेरी बिग टिप फॉर यू कि जब आपको पता है कि देयर इज दिस सब्जेक्ट एंड इट इज स्ट्रांग एंड इट कैन सेव मी अगर मेरा कोई और सब्जेक्ट धोखा दे, तो प्लीज गिव इट अटेंशन। आई डिड नॉट वांटेड टू लूज माय प्रीशियस मार्क्स, यू नो। सो मैंने टाइम कैसे मैनेज किया, देखो क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ, फिर साइंस, इंग्लिश और मे भी तुम्हारा हिंदी होगा, मेरा तो संस्कृत था, तो कोई भी ठीक है। ये सब तुम्हारे सब्जेक्ट है, तो ये इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे कि मैथ, साइंस, सब ज्यादा टाइम टेकिंग लगते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हुए भी तुम एसएसटी अच्छे से रिवाइज करोगे। अभी तुम्हारे पास टोटल अगर देखा जाए एसएसटी के लिए, तो तुम्हारे पास 25 डेज है, विच इज मोर देन इनफ सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने में, मैप प्रैक्टिस करने में और 4-5 सैंपल पेपर्स बनाने में। मोर देन इनफ है, ट्रस्ट मी। कैसे मैं बताती हूँ, देखो अभी अगर तुम पढ़ते हो दिन में, आई विल नॉट ट्राई टू से कि तुम मैथ कितना देर पढ़ रहे हो या क्या कितना देर कर रहे हो, वो सब साइड करते हैं। मान के चलो दिन में तुम, अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे हर दिन अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है सारे सब्जेक्ट्स में। तो अगर तुम्हारा 10 से 12 घंटे का शेड्यूल है, तुम सुबह उठते हो, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूमेरिकल्स बनाओ साइंस के, फिर 1 घंटा तुम मैथ पे दो, 1-2 घंटा मैथ पे क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद जब तुम फ्री होते हो तो तुम 3 से 4 घंटे साइंस को दो। फिर जब तुम्हारा साइंस ओवर हो जाता है तो फिर तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे आगे बढ़ो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हर दिन हर सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना ही है। जैसे मान लो आज के दिन तुम एसएसटी रिवाइज करना चाहते हो, एक चैप्टर तुम्हारा वीक है, तुम उसे वापस से पढ़ना चाहते हो, सो आई सजेस्ट यू 2 से 3 घंटा तुम्हें लगेगा उसका वीडियो देखने में, ठीक है? वीडियो लेक्चर, अगर तुम्हें वीडियो लेक्चर देख के ही समझ आता है, बिकॉज मेनी पीपल फेल टू learn or remember entire chapter on their own, you will be making short notes जो कि तुम एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे। अगर खुद से नहीं बनाओगे शॉर्ट नोट्स, देन रेफर टू थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन भी तुम्हें काफी सारे शॉर्ट नोट्स ऐसे मिल जाता है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज 2 से 3 घंटा तुमने इस पे दे दिया, फिर मान लो तुम्हें नोट्स बनाने में टोटल 4 आवर्स तुम्हारे लग गए इस चीज में। तो एक दिन में तुम अगर ऐसे करके कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी है सारे चैप्टर्स को इतने टाइम देना है। जैसे कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उसमें लगभग 30 से 40 मिनट तुम्हें लगेगा रिवाइज करने में पूरा, क्योंकि पढ़े तो एक बार हो गई प्री बोर्ड्स के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। उसे 30 से 40 मिनट में रिवाइज करो, उसके बाद सिंपली बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कुछ सब्जेक्ट्स जो कि एसएसटी के हैं, जैसे कि मेजरली आई टॉक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उसमें तुम्हें बस लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जहां पे तुम जितना ज्यादा पॉइंट्स को अपने माइंड में रखोगे, उतना ज्यादा एग्जाम में जाके तुम अपनी मन की कहानी बना सकते हो। वाई आई सेड ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में तुम्हें फैक्ट और डेटा मांगता है भाई। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यार हाँ हाँ कहानी बना लेते हैं, एलुवियल सॉइल में ये तो रहता है वो रहता, नहीं, एलुवियल सॉइल कहाँ प्रेजेंट है, कितना उसका मतलब फर्टिलिटी है, टॉप टॉप लेयर ह्यूमस होता है, इसलिए उस पे हम लोग प्लांट्स उगाते हैं, मतलब क्रॉप्स उगाते हैं, ये है वो है, सब कुछ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, ये सब तुम्हें याद रखना होगा। इसीलिए ज्योग्राफी और मान लो इकोनॉमिक्स तो नहीं कहूंगी, इकोनॉमिक्स में काफी रटने वाला पोर्शन होता है। इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हें बेसिक टर्म्स आते हैं तो तुम कोई भी आंसर का आंसर दे सकते हो, वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगी। ये मैंने इरेज क्यों कर दिया भाई, ठीक है? सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, रीड देम एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएसटी हैज 4 सब्जेक्ट्स व्हिच यू नो। सबसे पहले आती है हमारी हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटिकल साइंस एंड देन इकोनॉमिक्स। इसमें से सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग इकोनॉमिक्स है भाई, बहुत ज्यादा हेल्प होगी तुम्हारी, बस तुम्हें कुछ स्पेशल चीजें पढ़ लेना है एंड देन यू विल बी गुड टू गो। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री। इट इज डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स बट इजी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। यस, डिटेल्स थोड़े डिफिकल्ट है, बट एज सून एज यू लर्न कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, पॉइंट पॉइंट याद है, बस स्टोरी बना के लिख दो कि वी नो दैट दिस हैपेंड आफ्टर दैट दिस दैट, पूरा स्टोरी बना के लिखो। ज्योग्राफी में बोरिंग टर्म्स है, याद नहीं रहते, कभी कभी कंफ्यूजन आता है, ये उसमें था वो उसमें था, और मैप वर्क में थोड़ा दिमाग घूमता है। लेकिन इफ यू नो द पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स, इट इज वेरी इजी टू राइट, इवन इजियर देन हिस्ट्री, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं, रिलेटेबल ही नहीं होती है। फेडरलिज्म, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, हाउ इज इंडिया फेडरल कंट्री, फिर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इस सब में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और पता नहीं तुम्हें पॉलिटिकल साइंस इतनी टफ क्यों लगती है, मुझे लगता है तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का एक ही तरीका है कि तुम्हें एक पेज बनाना है,
उस पेज पे तुमने लिखा फेडरलिज्म, अब तुम ब्लाइंड नोट्स बनाओ। फेडरलिज्म तुमने पढ़ लिया, अब तुम लिखो फेडरलिज्म का मतलब क्या है। It is a practice where more than 2 tiers of government are present in a nation or state, ऐसे करके तुम लाइक लिखो, ठीक है। मतलब तुम्हें ब्लाइंडली आंसर्स याद होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के, ठीक है। टीचर्स रिकमेंडेशन, देखो टीचर को मैं रिकमेंड करूंगी दिगराज सर। तुम ही बता दो एसएसटी में इतना अच्छा और कौन कर रहा है यार। दिगराज सर की लेक्चर्स देख लो, एक तो मोटिवेशन अलग आता है क्योंकि वो हर टाइम हंसते रहते हैं, एकदम हंसते ही रहते हैं वो। एंड उनके पास बहुत सारा कंटेंट है, दैट वी नो, बहुत सारा कंटेंट है। तो उसको सही वे में यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत कुछ है, रैपिड रिविजन, वन शॉर्ट्स, देन अभी उनका श्योर शॉर्ट सीरीज, पीवाईक्यू, तो सबको कैसे करें। देखो स्टेप 1, अगर कुछ चैप्टर्स वीक है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वन शॉट्स देखने हैं, बस उन्हीं स्पेसिफिक चैप्टर्स के। मुझे लगता है जनरली लोगों का वो नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत बहुत सारा कुछ है। सो उसके लिए मैं बोलूंगी तुम वन शॉट देख के ही खुद से पढ़ाई करो। अब तुम बोलोगे यार दिव्यांशी 2 घंटे 3 घंटे वन शॉट को देंगे, एक तो कंप्लीट करते करते 4 घंटे लग जाते हैं 2 घंटे का वन शॉट, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, टाइमर सेट करो, 2 घंटे से पहले उठो ही मत, तपस्या करोगे तभी तो फल मिलेगा भाई, ठीक है। अब तो मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए तुम्हें ये देखना है। ज्योग्राफी में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए तुम्हें ये देखने की जरूरत पड़ सकती है, सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। और मेक शॉर्ट नोट्स व्हाइल वाचिंग 1 to 2 hours के वीडियोस, और कॉन्सेप्ट विल बी वेरी स्ट्रांग आफ्टर दिस। एसएसटी में एक बार समझ आ गया तो आंसर अपने आप लैंग्वेज में बना दो, यही तो एक चीज है। इसके लिए सारे जनरेशन को लगता है कि एसएसटी बहुत ईजी है क्योंकि भाई लैंग्वेज ही तो बनानी है, बट लैंग्वेज भी अच्छे से बनानी आनी चाहिए। लेकिन यस, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अगर तुम्हें आता है बेसिक ऊपर ऊपर से और तुम्हारी पकड़ बहुत स्ट्रांग है राइटिंग पे, तो फिर तुम इजीली स्कोर कर सकते हो काफी हद तक, बहुत अच्छा, ठीक है। नाउ स्टेप 3, तुम बोलोगे भाई दिव्यांशी स्टेप 2 छोड़ के स्टेप 3 पे चली गई। हाँ, पहले स्टेप 3 बात करेंगे। स्टेप 3 इज यू हैव डन रिविजन, एंड आफ्टर यू हैव डन रिविजन, सारे पीवाईक्यूज विथ हाउ टू राइट देम विल बी टॉट इन दीज सेशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था साइंस में कि मैं ये वीडियो सबसे ज्यादा देखती थी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और ये इसके कारण ना मेरा आंसर राइटिंग देख मैं बार बार, अब मुझे आंसर ही रटा गया था कि पीपीटी में सर ये लिख के लाया, यही लिखना है मुझे एग्जाम में, ऐसे ही पॉइंट्स बना के। तो सर काफी पॉइंट वाले आंसर्स आते हैं जो कि एसएसटी में बेस्ट होता है। एसएसटी में पैराग्राफ्स कभी मत लिख के आना, हमेशा पॉइंट्स, टीचर्स को पॉइंट्स से प्यार हो जाता है सीरियसली। एक दिन में एक ही करना, क्योंकि 3 घंटे के लेक्चर है, और अगर हो सकता है तुम दोनों भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन हाँ, ऐसा भी मत कर लेना कि सारा देख लिया एक दिन में और फिर भूल भी गए कि क्या क्या किए। तो एकदम अंडरस्टैंडिंग खोल के, दिमाग पूरा खोल के इस लेक्चर्स को देखना, ठीक है। नाउ मूविंग टू दिस स्टेप 2, एक बार खुद से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, ओनली 5 फ्रॉम ईच चैप्टर टू सेव टाइम, बट मेक श्योर सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर 3 मार्क्स वाले भी लिख के आ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। 10-20 नहीं बोलूंगी करने, अब टाइम उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से खुद ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि 5 इसमें से क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। और यू कैन रेफर टू अगेन दिगराज सर, वो भी बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। जब तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि इससे सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। लेकिन स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो जहां पे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ। बट आगे बढ़ते हैं। मैं जब लिखती थी ना आंसर्स, तो अगर तुम मुझे बोल दो दिव्यांशी से 10 नंबर में लिखो, मैं 10 नंबर में लिख के बता दूंगी। तुम बोलोगे दिव्यांशी 3 नंबर में लिखो, 3 नंबर में। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार एक बार में हम सीधा 10 नंबर का ही क्यों नहीं याद कर ले, और जब वो 5 नंबर में पूछेगा तो हम उस हिसाब से लिख देंगे। क्योंकि ये चीज सबसे बेस्ट होती है जब आपसे कोई पूछता है राइट 5 पॉइंट्स, अगर आपको 8 पॉइंट्स आते हैं ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो यार 8 में से कुछ भी लिख देंगे। और जब भी तुमसे 5 नंबर का पूछे तो तुम उसे 5 पॉइंट ही लिख के मत आना, कम से कम 7-8 पॉइंट लिख के आना। एसएसटी में जब पॉइंट्स लिखते हो ना तो तुम्हें जरूरी नहीं उतना वर्ड लिमिट फॉलो करने का। हाँ ठीक है, वर्ड लिमिट फॉलो करो, अब ऐसा नहीं कि 100 लाइन लिख रहे हो, नहीं। हाँ, वर्ड लिमिट फॉलो करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें 5 लाइन्स इनफ है, देन राइट 7, क्योंकि उससे एक अच्छा इंपैक्ट बनता है टीचर के ब्रेन पे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली एसएसटी, इट हैपेंस, ठीक है। लर्न टू एनालाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये कैसे करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे एनालाइज करोगे यार। अगर तुमने 5 साल की पीवाईक्यू सॉल्व कर ली तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कुछ तो ऐसा है यार जो ये टीचर बस एक ही चीज पे बहुत फोकस कर रहा है। मतलब तुम्हें ऐसा खुद फील होगा कि टीचर भी उस चीज पे फोकस कर रहा है, सीबीएसई खुद भी बहुत बार फोकस कर रहा है। जैसे कि वो फ्रेडरिक सॉरियो जो भी है उसकी पेंटिंग, यार हर साल एक क्वेश्चन एक ना एक सेट में उससे आ ही जाता है, तो तुम उसे इग्नोर कर क्यों रहे हो। अच्छे से याद कर लो उसके पॉइंट्स। मैं तो करके गई थी और वही आ गया था पहला दूसरा क्वेश्चन जब स्टार्टिंग के सेक्शंस में। सो यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि बहुत बार आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है, वो इस साल आने का फुल चांस है उस पे, क्योंकि यही कर रहा है सीबीएसई, इतने सालों से करते आ रहा है।
कि वो रिपीट करेगा क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दे आर नॉट योर एनिमीज, दे विल ऑलवेज फ्रेम अ क्वेश्चन जो आप आंसर कर पाओ। हाँ, 100 नंबर के पेपर में कुछ 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही जो थोड़ा सा यूनिक हो, लेकिन उसको छोड़ के तुम पहले अपने 95 नंबर्स तो सेव करके आओ, ठीक है। नाउ माय पर्सनल फेवरेट सीरीज फ्रॉम दिगराज सर, इसको तो मैंने पता नहीं 100 बार देखा था भाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील स्ट्रेस्ड आई यूज्ड टू वॉच दीस 10 मिनट्स रैपिड रिवीजन। इससे मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा रिकॉल होता रहता था। मान लो सर बता रहे मनी एंड क्रेडिट से एक चैप्टर, एक टॉपिक मुझे याद आ रहा है, ये तो मुझे याद ही रिकॉल ही नहीं हो रहा है कि इसमें मैं क्या लिखूंगी। तुरंत मैंने पेज पलटा जो उसका मनी एंड क्रेडिट्स का, और फिर मैं देखती थी अच्छा ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है ठीक है ठीक है। और हमेशा मैं अपने खुद के आंसर्स को ही याद करती रहती थी, 10 जगह का आंसर्स नहीं, अपना खुद के आंसर्स को ही याद करती थी ताकि फिर मुझे वही याद रहे एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए ये सीरीज बेस्ट है। इकोनॉमिक्स में लंबे लंबे लेक्चर्स छोड़ भी दो और तुम ये भी देख लो तुम्हारा काम हो जाएगा। इट्स सो गुड एंड यू कैन वॉच दिस वन ऑल्सो। अभी श्योर शॉर्ट सीरीज सर ने लॉन्च किया था, अभी 10 से 15 मिनट का सीरीज रहता है। आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू द रैपिड रिविजन दैट ही गेव लास्ट ईयर। फॉर मैप वर्क, यस मैप वर्क भाई 5 नंबर तुम्हारे फ्री के क्यों जाने दे रहे हो, ले लो। सर ने सारे मैप वर्क्स करवाए इंपॉर्टेंट वाले। एंड हाँ, एक और चीज, पहले एक बार सिलेबस मैच भी कर लेना कि इस साल क्या क्या डिलीटेड। आई थिंक सिमिलर ही है सिलेबस 2024 जैसा जब मैंने देखा था, तो बट इन केस कुछ ऐसा डिलीटेड है या एडेड है तो वो एक बार खुद से भी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यू कैन चेक, या फिर दिगराज सर ने भी वीडियो बनाया था होगा सिलेबस के ऊपर इस ईयर वाला, तो वो भी देख लेना। नाउ दिस इज वेरी फेवरेट, माय फेवरेट वन, बिकॉज खुद से तो यार ऑथर्स के नाम याद करने में मुझे मौत आ जाती थी। वो चैप्टर मेरे को थोड़ा कम पसंद आता था, उतना लंबा चौड़ा चैप्टर और 1 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे भाई। लेकिन यही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि देयर आर चांसेस कि जो लास्ट के चैप्टर्स है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से कभी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो सोच के मत जाना। बट जो वो प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है काफी अनप्रिडिक्टेबल सा चैप्टर, उससे आ सकता है 1-2 नंबर के भी क्वेश्चन। प्रिंट कल्चर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज सब है सब सर ने इसमें बता दिया है। मान लो तुम्हारा ये पेपर है तो तुम इसमें मान लो चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, और तुम यहाँ पे ऊपर में लिख दो पीवाईक्यूज वीडियो, उसके बाद फिर मे बी सैम्पल पेपर, नहीं सैम्पल पेपर मत लिखना, टेस्ट लिखना, सेल्फ टेस्ट। ऐसा लिख के लाइन लाइन बना दो और फिर तुम टिक लगाते जाना कि मैंने ये किया ये किया ये किया, ताकि तुम्हें एक एनालिसिस भी रहे। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि पीवाईक्यू एक बार तुमने खुद से बना के देखा, दूसरे बार पीवाईक्यू तुमने पढ़ा, तीसरे बार एक और बार रिवाइज किया, चौथे बार जितना बार तुम्हें करना, दिन में उठो और एक बार सारे पीवाईक्यू को बस क्वेश्चंस पढ़ लो। इतना बार कर लोगे ना, बस क्वेश्चंस पढ़ के आंसर माइंड में फॉर्म होते जाएगा। है एनसीईआरटी इज एवरीथिंग, यस। रीड लाइन बाय लाइन एंड हाईलाइट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। 60 to 70% क्वेश्चंस आर कम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, यस। 60 से 70% डायरेक्टली एनसीईआरटी वाले बेस्ड ही रहते हैं, ज्यादा भी परसेंटेज हो जाता है एक्चुअली। गाइज ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए, बट फिर भी इन्हें माइंड में रखना। बट जो लास्ट पॉइंट है, इफ यू हैव कंप्लीटेड रीडिंग एनसीईआरटी देन यू कैन यूज रेफरेंस बुक्स फॉर पॉइंट वाइज आंसर्स। यस, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस अभी लगाओ या ना लगाओ, लेकिन जो रेफरेंस बुक में पीवाईक्यूज या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं अगर तुम्हारे पास है, तो उसके आंसर्स को देखो, एनालाइज करो कि अच्छा ऐसे लिखना होता है, ऐसे अपने आंसर्स को बनाने होते हैं। लाइक डू यू नो व्हाट आई मीन? आंसर फ्रेमिंग इज समथिंग यू नीड टू लर्न, एंड वो आपको बार बार एग्जाम्पल्स देखने से ही पता चलेगा। Being very honest, when you're writing, you need to make your handwriting very neat and clean, and ekdam spaces though, which I already have said in my previous videos also. Underline key points and show the examiner that you know the main idea. एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए। 6 मार्कर्स में यही फॉर्मूला लगाना कि 2 लाइन का इंट्रो या 2-3 लाइन, मेन बॉडी में 4-5 बुलेट पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। यहाँ पे मैंने टॉपर्स का जो है वो एक पेज चिपकाया हुआ है, बट मैं तुम्हें अपनी कॉपी भी दिखाती हूँ। मैंने 10th की खोजने की काफी कोशिश की, बट पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख दिया। सो मुझे 9th ग्रेड की मिली है। तुम देख सकते हो कि मैं तब से ही पॉइंट वाइज आंसर्स को कितना ज्यादा प्रमोट करती हूँ। हिस्ट्री में टाइमलाइंस एंड क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा 1 नंबर 97 में से तो यही कटा था, मुझे क्रोनोलॉजी भूल गई कि पहले स्वराज मूवमेंट था, पहले ये था कि क्या था। कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी घटना क्यों हुई, उसके इफेक्ट्स क्या है ये समझो। यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी आंसर लिखने से पहले तुम्हें कॉज पता होना चाहिए, हुआ क्यों, क्या इफेक्ट्स थे, कैसे पीपल ने रिएक्ट किया, कैसे लोग किए। जैसे बुक वाले वो जो है प्रिंट कल्चर, उसमें बुक का जो है कि पहले लोग ने क्या सोचा, हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने क्या सोचा, कंजर्वेटिव मुस्लिम्स ने क्या सोचा, तो उस हिसाब से तुम्हें वो इफेक्ट्स भी याद होना चाहिए, कॉज भी याद होना चाहिए कि नाउ बुक्स वेर स्टार्टिंग टू गेट पॉपुलर, चीप पेपर बैक एडिशन आ रहे थे, तो इस कारण से दिस वाज द कॉज। व्हाट वाज द इफेक्ट? पीपल वर गेटिंग फ्यूरियस। जो हायर क्लासेस थी उनको लग रहा था कि बुक तो एक ऐसा चीज है जो बस अमीरों के लिए, हाउ कैन दिस गो इन द हैंड्स ऑफ पुअर्स। की पर्सनालिटीज एंड मूवमेंट्स को याद रखना।
पहला जो सेकंड चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन के बीच में परफेक्टली डिफरेंसेस याद होने चाहिए। कंफ्यूज होके तुम आंसर लिखोगे, एग्जामिनर पकड़ लेगा और नंबर काट सकता है वो। नाउ मैप वर्क, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस काफी कम है, तो वो उस पर ध्यान देना। सो गाइस फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो मैप वर्क में हर जगह का मैप वर्क जो गिवन है जो सिलेबस में, उसे अच्छे से बार बार प्रैक्टिस। केस स्टडीज ऑल्सो, ताकि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर से अगर कुछ आया तो फिर लाइक तुम वहाँ पे लिख पाओ। जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स एंड चार्ट्स है उन्हें अच्छे से एनालाइज करो, समझो। देयर आर चांसेस कि उससे ही क्वेश्चन उठ के आ जाए। फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर मिनरल्स में सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना ज्योग्राफी में स्पेशली, क्योंकि इन टेक्स्ट और जो एक्सरसाइज वाले होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में स्कोर करने का सबसे इजी तरीका यही है कि जो भी एनसीईआरटी में लाइंस एंड डेफिनेशंस किसी चीज़ के लिए दिए है, जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन है वही तुम्हें एग्जाम में लिखना है। पहले तुम उससे चालू करोगे, एग्जामिनर को ऑलरेडी लगेगा कि तुम्हें आता है, एंड यू विल गेट द मार्क्स। सो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये सब टर्म्स तुम्हें अच्छे से यूज़ करना है, एंड इसके पीछे का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देना है। इकोनॉमिक्स में बेसिक डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लाइक सिंपली पर कैपिटा डिफाइन करना हो या जीडीपी बताना हो, तो इसके लिए प्रॉपरली तुम्हें आना चाहिए। एंड देन कंपैरेटिव स्टडीज़, ये बहुत ज़्यादा आता है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, तो इसका डिफरेंस समझो। एंड देन केस स्टडीज ऑल्सो, बिकॉज कोई ग्राफ देगा एंड दे विल आस्क यू नो दैट हरियाणा एंड केरला वाला एग्जाम्पल। सो या 50% competency is a lie. Competency based question is not equal to high order thinking. वो तुमसे हमेशा टेक्स्ट बुक से ये नहीं पूछेगा कि what is alluvial soil. वो तुमसे हमेशा पूछेगा how is alluvial soil distributed in the northern plains and what are the benefit of it. Like suppose a question from history is how can you say that romanticism is one of the biggest reasons why nationalism got its, got to that extent. तो तुम उसमें तुमसे सिंपली ये नहीं पूछे कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, दे आर आस्किंग यू इन अ वेरी ट्विस्टेड मैनर, दे आल्सो आस्क यू टू राइट इट इन सच वे, थोड़ा सा ब्यूटीफुल, थोड़ा सा घुमा के डायरेक्टली पूछ लेगा तो भाई उन सीबीएसई की भी तो कुछ इमेज है, राइट? स्टिल इट विल बी एनसीईआरटी बेस्ड। यहाँ पे ग्राफ दे देगा तुम्हें इकोनॉमिक्स और तब पूछेगा तुमसे। एसएसटी में तुम्हें फोटो देगा और तब बताएगा कि ये पेंटिंग क्या रिप्रेजेंट करता है। सो दे आर आस्किंग यू टू लाइक अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, मोर केस बेस्ड बट नॉट टफ। हाँ, केस बेस्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस विल स्टिल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, है। सिंपली दे विल आस्क यू जस्ट लिस्ट डाउन some of the features of a federal country. CBSE always keeps paper balance, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को सबको पास करवाना है अच्छे से, राइट? तो पेपर हमेशा बैलेंस ही आएगा, ओके? 70% questions of PYQs are repeated each year. Yes, I'm not even joking. 70% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं, हर साल का ये पैटर्न है, इस साल भी होगा। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि PYQs। उसके बाद मैप से 5 मार्क्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। पिछले बार 8th ग्रेड में मुझे 97 आया था, 3 नंबर मैप में। और हाँ, एक और चीज, प्लीज जितने भी फोटोज हैं एनसीईआरटी के उसको देखो 1000 बार, उसमें क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, अगर कुछ मार्क्ड है तो उसको ध्यान से देखना, क्योंकि चेक पूछ लिया था सीबीएसई वालों ने और मुझे चेक नंबर नहीं पता था। बताओ मैं कितनी, यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि दे विल नॉट जस्ट सिंपली आस्क यू व्हाट इज अ चेक, दे विल नाउ गिव यू द पिक्चर एंड आस्क यू कि व्हाट इज अ चेक नंबर, ताकि आपको कुछ आता भी है कि सिंपली आप 10th में हो, ठीक है? मिस्टेक्स दैट कॉस्ट यू मार्क्स, राइटिंग टू मच, हद से ज्यादा नहीं लिखना, लिमिट में, इग्नोरिंग मैप्स ऑब्वियसली, not revising NCERT keywords, don't replace words, use exact terms from the book, very very important, replacement नहीं, जो लिखा है वही लिखना है तुम्हें। yes, that is what I said। कुछ कुछ ऐसे चीजें जो तुमसे वो चाहता है एग्जामिनर की बच्चा वो टर्म यूज कर ले, क्योंकि जो उनको पेपर मिलती है ना चेक करने के लिए, उसमें भी कीवर्ड्स गिवन है, तो अगर तुम वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो एनसीईआरटी वाले, दे विल गिव यू मार्क्स। skipping 1 to 2 subject, history and civics need different approaches, don't treat them the same। yes, 1 से 2 सब्जेक्ट को तुम्हें स्किप भी नहीं करना, और हिस्ट्री और सिविक्स दोनों में अलग अलग अप्रोच चाहिए, दोनों को सेम मत ट्रीट करो, ओके? नॉट डूइंग मॉक पेपर्स, यस, मॉक पेपर्स करो ताकि तुम्हें एक्यूरेसी और स्पीड भी तुम्हारा बना रहे, राइट? लास्ट में रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम रहे। अगर ये तुम्हें फॉलो करना है, यू कैन फॉलो इट, बट नॉट नाउ, दिस विल बी लाइक द लास्ट डेज, जब बाकी रहेगा तब तुम इसे करना। एंड या लास्ट डे पे ज्यादा रिवीजन मत करना, बहुत मगअप हो जाता है कॉन्सेप्ट और फिर जाके माथा खराब हो जाता है पूरा। Yes, now this is my breakdown. You can read them if you want. Let's move ahead. Yes, SST is not about cramming, it's about smart preparation like I did. And stick to NCERT. Reference book को ना बोल दो। Seriously, मैंने जो सैम्पल पेपर्स भी बनाए थे उसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस थे, उतना हाई नहीं पूछता, कभी नहीं पूछेगा तुमसे सीबीएसई। पेपर इज ऑलवेज बैलेंस्ड,
यस सैंपल पेपर सॉल्व करो अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन एग्जाम बहुत ईजी आएगा उस सारे सैंपल पेपर से। इवन खुद का सीबीएसई का सैंपल पेपर उसके बोर्ड एग्जाम से थोड़ा टफ होता है, इफ यू फॉलो दीज प्लान्स। हाय, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वन मोर थिंग, एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड करूँ, लाइक दिस आई क्रिएटेड वन फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, बट बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को वो चाहिए देन ओनली आई विल मूव फर्दर, नहीं तो फिर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट इट देन आई विल क्रिएट इट, इट्स नॉट एन इशू। उसमें मुझे थोड़ा वर्क भी करना पड़ेगा, सो उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे वीडियो बनाने में, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी कुछ भी लिख दूंगी मैं कहीं से भी छाप के। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। यस।